क्वेश्चन नंबर 38 ऑफ टीएस ग्रेवाल। और इस क्वेश्चन से अब स्टार्ट होगा हमारा नया रेशो, दैट इज डेब्ट टू इक्विटी रेशो। और डेब्ट टू इक्विटी रेशो इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, सॉल्वेंसी रेशोज। ठीक है, सॉल्वेंसी रेशो का पार्ट है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 37 जो थे वो टीएस ग्रेवाल के, वो लिक्विडिटी रेशोज का पार्ट थे, जिसमें हमने करंट रेशो, लिक्विड रेशो के बारे में डिस्कशन किया। कुछ क्वेश्चंस करंट रेशो से रिलेटेड थे, कुछ क्वेश्चंस लिक्विडिटी रेशो से रिलेटेड थे। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है सॉल्वेंसी रेशो। और सॉल्वेंसी रेशो में फर्स्ट रेशो जो होता है दैट इज व्हाट, डेब्ट टू इक्विटी रेशो। ठीक है, ये डेब्ट टू इक्विटी रेशो। अब ये डेब्ट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये सॉल्वेंसी रेशोज होते हैं ये आपके बिजनेस की जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी होती है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी मींस जिसमें आपके बिजनेस के लॉन्ग टर्म लोन्स और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का मेजरमेंट एक्चुअली करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम यूजुअली कौन सी लेते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज, या मैं कहूँ इसके अंदर सारे लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस लेकर के चलते हैं। ठीक है, ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं बोलता, लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस का एक्चुअली मेजरमेंट होता है। और ये देखा जाता है कि हमारा बिजनेस में कितनी, हमारी सॉल्वेंसी कितनी एक्चुअली स्ट्रांग है, और हमारे बिजनेस में जो फाइनेंस हमने करवाया है उसमें कितना प्रोपोर्शन एक्सटर्नल डेब्ट का है, कितना प्रोपोर्शन इंटरनल डेब्ट्स का है, और अगर जैसे शेयर होल्डर्स का अगर फंड है तो शेयर होल्डर्स का राइट ओवरऑल उसके ऊपर कितना, ये सारी चीज़ें बेसिकली हम इसके अंदर मेजर करते हैं। ठीक है, फाइन। तो हमारा ये बेसिकली बनता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को मेजर करके देता है। सबसे पहले इसके अंदर होता है डेब्ट टू इक्विटी रेशो। एक्चुअली ये रिलेशनशिप बताएगा बिटवीन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स क्या होता है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज एंड व्हाट, इक्विटी। डेब्ट किसको बोलते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को, और इक्विटी इज अ टेक्निकल नेम फॉर शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप बताता है बिटवीन डेब्ट्स एंड इक्विटी, या मैं कहूँ लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड, जो हम बोलते हैं बोरोड फंड्स और ओनर्स फंड, इनके बीच में एक्चुअली रिलेशनशिप बताएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो इसमें हम मेजर करते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हमारे शेयर होल्डर्स फंड का कितना टाइम से। जैसे अगर मान लें मेरी कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अगर 5 लाख रुपीज़ के हैं और शेयर होल्डर्स फंड सिर्फ 2 लाख रुपीज़ का है या 2,50,000 का है, तो मैं कहूँगा कि मेरा डेब्ट टू इक्विटी 2:1 है। इसका मीनिंग ये कि 1 रुपये के ओनर्स फंड के अगेंस्ट 2 रुपये का मेरे पास बोरोड फंड है। मतलब 1 रुपये का अगर मेरे पास शेयर होल्डर्स फंड है, इंटरनल ओनर्स फंड है, तो उसके अगेंस्ट 2 रुपये का बोरोड फंड है, या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स जो भी होता है हम उसके अकॉर्डिंगली इसको लेकर चलते हैं। देखिए, बहुत हाई भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता, बहुत लो भी के अंदर भी आपके पास स्कोप होते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स होते हैं, ये अगर कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, कंपनी का प्रॉफिट होता है, तो कंपैरेटिवली डेब्ट इज चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, डेब्ट जो होता है वो इक्विटी से ज़्यादा चीपर और ज़्यादा सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो खैर ये तो अब एक अलग मैटर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, बट स्टिल बता दूं कि आपको कि अगर कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं और प्रॉफिट अच्छा है कंपनी का, पीबीआईटी, तो उस कंडीशन के अंदर डेब्ट जो होता है वो इक्विटी से ज़्यादा कंपैरेटिवली सस्ता माना जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर देखा जाए तो अगर बहुत ज़्यादा डेब्ट्स, लेकिन बहुत ज़्यादा डेब्ट्स अगर होंगे तो वहाँ पर आपके साथ में इंसॉल्वेंसी की परेशानी आ सकती है। उसके अंदर मतलब रिस्क आपका बढ़ जाएगा, फाइनेंशियल रिस्क उसके अंदर बढ़ जाएगा, लिवरेज बढ़ जाता है आपका, फाइनेंशियल लिवरेज। और अगर बहुत कम है तो कंपैरेटिवली आप क्या कर रहे हो, मार्केट का फंड कम यूज़ कर रहे हैं और उसके ऊपर इक्विटी के ऊपर रिटर्न कंपैरेटिवली आपको ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा डेब्ट टू इक्विटी रेशो का बेसिक फंडा था। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स के अंदर हमें पता है 2 चीजें बेसिकली इंक्लूड होती हैं। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को हम नॉन करंट लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं, बट जैसे अगर आपने देखा हो कि हमारी जो नॉन करंट लाइबिलिटी की हेडिंग है, अगर हमारे शेड्यूल 3 पार्ट 1 को देखा हो तो नॉन करंट लाइबिलिटी में 4 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट होता है इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, सेकंड होता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नेट जो होती है वो। थर्ड होता है इसमें अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, और फोर्थ वन इज व्हाट, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, ये 4 चीज़ें रहती हैं। तो हमें यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म डेट्स ले रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म डेट्स ये जो ले रहे हैं ना, बेसिकली इसके अंदर हमको सिर्फ क्या कंसीडर करना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सिर्फ एक तो आपको ये लेना है इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड व्हाट, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो मीन्स मेरा जो लॉन्ग टर्म डेट्स अगर मैं बनाता हूँ तो दैट इज इक्वल्स टू द समेशन ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का
और प्लस व्हाट लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का टोटल बेसिकली ये अपने आप में अल्टीमेटली होता है। आई होप आपको ये क्लियर, ठीक है। सेकंड इसमें फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है दैट इज ऑफ व्हाट शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। अब शेयर होल्डर्स फंड को अगर आपने शेड्यूल 3 पार्ट 1 में देखा हो तो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर 3 एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट इज व्हाट शेयर कैपिटल, फर्स्ट इज व्हाट शेयर कैपिटल, सेकंड इज व्हाट रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है, और थर्ड होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, बट वो हम ये रेशो एनालिसिस के अंदर कंसीडर करते नहीं है, ठीक है। अच्छा, शेयर कैपिटल के अंदर शेयर कैपिटल इंक्लूड्स बोथ व्हाट इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, और रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर तो आपको पता ही है बहुत सारे रिजर्व्स आते हैं, जैसे जस्ट लाइक व्हाट जनरल रिजर्व होता है, ठीक है, कैपिटल रिजर्व होता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व होता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L होता है, रीवैल्यूएशन रिजर्व्स होते हैं। तो इस टाइप के रिजर्व्स होते हैं जिसके ऊपर अल्टीमेट राइट जो होता है वो किसका होगा, बिजनेस के ओनर का, मतलब शेयर होल्डर्स का होगा, इसलिए तो इसको शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं। तो हमारे सामने फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये तो हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, और शेयर होल्डर्स फंड रिप्रेजेंट व्हाट शेयर कैपिटल एंड व्हाट रिजर्व्स एंड सरप्लस। आई होप आपको ये कंसेप्ट अभी क्लियर है। अब आए हम क्वेश्चन नंबर हमारे 38 के ऊपर। तो 38 क्वेश्चन बोलता है टोटल असेट इज 2,60,000, टोटल डेब्ट्स 1,80,000, करंट लाइबिलिटीज 20, कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशो। अब हमारा डेब्ट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन व्हाट शेयर होल्डर्स फंड। हमारा लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड इसका फॉर्मूला है। अब प्रॉब्लम ये है कि ना मेरे पास इसमें शायद लॉन्ग टर्म डेब्ट्स भी नहीं है और शेयर होल्डर्स फंड भी नहीं है। इंस्टीड मेरे पास क्या दे के रखी है, वैल्यू ऑफ टोटल असेट, टोटल असेट की वैल्यू दे दी। तो चलिए हम इसी से कुछ ना कुछ वैल्यूज निकालें, है ना। अच्छा, एक बात हमें पता है कि बैलेंस शीट है तो साहब टोटल असेट हमेशा किसके इक्वल होगी, टोटल लाइबिलिटीज़ के, और टोटल लाइबिलिटीज़ किसके बराबर होती है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट्स। टोटल डेब्ट्स को हम प्लस कर देते हैं तो टोटल असेट की वैल्यू कितनी दे के रखी है यहाँ पर 2,60,000। शेयर होल्डर्स फंड मुझे एक्चुअली पता नहीं है, टोटल डेब्ट्स दे के रखे हैं मेरे पास 1,80,000, 1,80,000 रुपीज़, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा इसमें, शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल्स टू 2,60,000 माइनस 1,80,000, ठीक है। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी में इसमें, शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल्स टू ₹80,000। तो लीजिए साहब, हमें डिनोमिनेटर की वैल्यू तो अल्टीमेटली मिल गई, ठीक। अब हम बात करेंगे अबाउट व्हाट, हमें फाइंड आउट करना है शेयर होल्डर्स फंड तो आ गया, हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट्स निकालना है। तो लॉन्ग टर्म डेट्स निकालने के लिए मैं इधर ही नीचे यहाँ कर देता हूँ क्वेश्चन को, लॉन्ग टर्म, चलिए इसको हटा ही देते हैं ना। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स निकालने के लिए बेसिकली हमारे पास क्या होना, हमारे पास टोटल लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन इसके अंदर दे के रखी है, ठीक है। तो टोटल डेब्ट्स की, सॉरी, तो टोटल डेब्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डेब्ट्स इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेब्ट्स प्लस व्हाट, करंट लाइबिलिटीज, है ना। अब टोटल डेब्ट्स की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर देके रखी है 1,80,000, 1,80,000 रुपए के टोटल डेब्ट्स हैं। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स मुझे चाहिए, करंट लाइबिलिटी मेरे पास क्वेश्चन में मेंशन्ड है, दैट इज व्हाट ₹20,000, ठीक है। तो देयरफॉर लॉन्ग टर्म डेब्ट्स की वैल्यू हो जाएगी 1,80,000 माइनस 20,000, दैट इज इक्वल्स टू ₹1,60,000, ठीक, फाइन। बस अब मेरा डेब्ट टू इक्विटी रेशो निकल जाएगा इसमें, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स विच इज़ ऑफ ₹1,60,000 अपॉन शेयर होल्डर्स फंड विच इज़ ऑफ ₹80,000। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर इज 2:1 आएगा मेरा डेब्ट टू इक्विटी रेशो। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं, डेब्ट टू इक्विटी रेशो का भी जो रूल ऑफ थंब है, मीन्स जो आइडियल रेशो है, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 2:1। ये बोला जाता है कि एक कंपनी के अंदर अगर आपके लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, एक्सटर्नल लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अगर आपके इक्विटी के 2 टाइम्स है तो वहाँ तक वो एक्चुअली कंसिडरेबल हो जाता है, मीन्स उसमें ज़्यादा रिस्क पोजीशन एक्चुअली नहीं होती और कंपनी एक आइडियल कंडीशन के साथ में अल्टीमेटली चलती है। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट टू इक्विटी रेशो का इंट्रोडक्शन था और उसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बताया। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट आपको लगती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जितनी जल्दी होगा पढ़कर रिप्लाई करने का उस पर ट्राई करूँगा। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा, नॉलेजेबल लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।